नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और मैं हूं आप सबका जिगरी दोस्त वेदांत। और हम लाए हैं आप सभी के लिए यूथ मंत्र। मेरे साथ हैं भोलेश्वर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू वेदांत, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। जी सर, तो ये जो यूथ मंत्र की जो नई कड़ी हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे उन मंत्रों के बारे में जो सॉल्व करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स को। जैसे कि एज अ यूथ हम सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉब से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रीम चूज करने की बारी आती है, तब प्रॉब्लम्स आती है। तो हमको चाहिए एक मंत्र। भोलेश्वर सर है, तो इन एक्सपर्ट से हम जानेंगे उन मंत्रों के बारे में। तो थैंक यू वेदांत एंड थैंक यू रेडियो मधुबन फॉर दिस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली व्हेन यू से, जब आप कहते हैं ना कि यूथ मंत्र, तो ये मुझे कनेक्ट करता है कि जो आज का जो टीनेजर्स है, जो अगले 10 सालों या 15 सालों में भारत को लीड करेंगे हर एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कॉर्पोरेट में हो सकता है, तो जो सारे यूथ हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले 10-15 सालों में इंडिया को एक तरह से लीड करेंगे। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो मेरी चिंताएं थोड़ी और गहरी हो जाती हैं, और शायद ये मुझे सोचना पड़ता है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वेरी गुड सिस्टम, बट देन उसमें भी कुछ कमियां हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए और चीजें और आगे बढ़नी चाहिए। तो अगर आज के यूथ को अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिनसे उनको अपने करियर को आगे देखने में, समझने में और उसकी तैयारी करने में मदद हो। तो ये जो आपने प्रोग्राम इंट्रोडक्शन करवाया, इसका यही एक मुझे भी एक बहुत अच्छी बात लगी इस प्रोग्राम की, कि क्यों ना कुछ ऐसा बच्चों को बताया जो उनको सीधे काम पे आए। उदाहरण के लिए, ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें 12th के बाद क्या करना है, तो लेट्स चलिए बच्चों को बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी चिट निकालने की जरूरत नहीं है, या किसी दोस्त से पूछने की जरूरत नहीं है, या मम्मी पापा कह रहे हैं कि आपको यही कोर्स करना है या यही बनना है, इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए साइंटिफिकली बेस्ड तरीके हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके माध्यम से आपको ये करना होगा कि आपको बहुत कोई कठिन परीक्षा देनी होगी या कोई ऐसा होगा। बहुत ही हंसी मजाक, हंसते खेलते हुए, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब आप होते हैं और आप घूमते फिरते आप अपने कामों को कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे सरल तरीकों से आप ये जान सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कौन क्षेत्रों में कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हो सकते हैं या कौन से ऐसे पर्टिकुलर एजुकेशन हो सकता है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो यूथ मंत्र में मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें पर्टिकुलर हम अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप बताइए। जी भैया, और जी सर, और हम लोग हर हफ्ते एक नए मंत्र के बारे में जानेंगे, एक नई प्रॉब्लम और उसका जो मंत्र है वो जानेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि हम सब यूथ को जब ये एक वो टाइम होता है जब 12th क्लियर करते हैं, तो उससे मैंने अपने साथ भी फेस किया है और मैंने कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स को देखा है जो 12th क्लियर कर रहे हैं। उन सबके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो एक ऐसा पीक टाइम होता है कि वहां से उनको सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उनके लिए कई रास्ते होते हैं और इतने सारे रास्तों में उनको एक रास्ता चुनना पड़ता है। तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें उनको अपने लिए भी क्या फ्यूचर उनके लिए अच्छा है वो सोचना पड़ता है, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं वो सोचना पड़ता है। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, कभी कभी ये भी देखते हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, उस हिसाब से मैं कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं और मुझे लगता है कि उनको एक अच्छे काउंसलर की जरूरत पड़ती है, एक मंत्र की जरूरत पड़ती है जो ये शो लेके आया है। बहुत ही सही कहा आपने। ये जब भी आप बता रहे थे मुझे, तो मुझे एक तरह से अपना कॉलेज भी याद आ रहा था कि जब हमने कॉलेज किया था, और उसके पहले मैंने मेरे बड़े भी हैं, मैंने उन्हें देखा है, बड़ी दीदी हैं, मैंने उन्हें देखा है कॉलेज जाते हुए। तो ये शायद मैं एक तरह से डेजा वू की तरह हो रहा था कि ये मैंने पहले भी सुन रखा है करके। तो असल में होता यही है। देखिए, ज्यादातर बच्चों को बिल्कुल देखिए, जब आप 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में होते हैं, ये 4-5 साल जो है वो बहुत ही इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। पर हमारे को ये कोई नहीं बता पाता, उस समय हमें कहीं से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि अगले 10-12 सालों में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए इन 4-5 सालों में आपको एक समय निकालना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8वीं से बच्चों को बिल्कुल डेडिकेटेड हो करके दिन के 4 घंटे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। मैं IITs या मेडिकल के जो एग्जाम्स होते हैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हर वो बच्चा
जिसको आगे 12th के बाद एक अच्छी पढ़ाई करनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो 8वीं 9वीं के बाद से ही अपनी कुछ कुछ चीजों में जानकारी, कुछ कुछ चीजों से उसका एक्सपोजर होना शुरू हो जाए, ताकि उसको एक लेवल आते आते यानी 11th 12th आते आते उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए एक 8वीं पास का जो बच्चा है ना, अगर आप उससे पूछेंगे तो प्रोबेबली वो आपको ये कह सकता है कि अगर आप उससे ये पूछते हैं कि बच्चा आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या करना चाहते हो, मे बी वो बच्चा हो सकता है उसने रिसेंटली कोई मूवी देखी हो, तो ही विल से कि ओके आई बी हीरो और लाइक व्हाटएवर इट इज, और मे बी वो ये कह दे कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, या वो ये कह दे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मे बी वो ये कह दे कि मेरे को कोई लॉयर बनना है, या कोई एक ऐसा प्रोफेशन जैसे मैं टीचर बनना चाहता हूँ, विच इज वेरी रेस्पेक्टेड जॉब इन द वर्ल्ड, सो वो एक जॉब चूज करता है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में साइंटिस्ट बनने का मन है, तो दीज थिंग्स कैन बी डन, यस ये हो सकता है, पर आपको ये नहीं कहना है बच्चे को कि नहीं तुम्हें 8वीं अभी तुमने डिसाइड कर लिया तो यही अब तुम्हें 12th तक कंटिन्यू करना है, बिकॉज आप बड़े हैं, आपके पास एक्सपोजर है, तो आपको पता होना चाहिए 8वीं में वो डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, 9वीं में वो आर्मी में जाना चाह रहा होगा, 10वीं में वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा होगा, 11वीं में आते आते उसके दिमाग में MBA का ख्याल आएगा, और 12वीं के पास शायद मे भी कहीं से उसका कोई दोस्त अचानक से आ जाएगा, हो सकता है कहीं से उसने कोई न्यूज पढ़ ली, कोई आर्टिकल पढ़ लिया और अचानक से वो कोई दूसरा ही सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो इवेंचुअली हमें ये पता होना चाहिए, देखिए आपने क्या किया, 8वीं से आपने सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम दे दी बच्चों को, मतलब उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, तो बच्चों के पास ऑप्शन है कि अलग अलग ऑप्शंस को चूज कर ले। आपने 11वीं में आपने 11th और 12th में ये बात की कि आपको बनना क्या है, तो बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो एक या दो ही चीज कह सकता है, या तो मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं कुछ और बनूंगा, टीचर बनूंगा एक्सेट्रा, तो उसके पास ऑप्शंस नहीं, बच्चे के पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे और फिर वो अपना ऑप्शन चेंज करेंगे। हो सकता है मैं पहले साल में ये चूज कर लूं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, पर क्योंकि मैं अगले 1-2 साल में मुझे पता चलता है कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर मेरा क्रिएटिव साइड बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं लिरिकल लिख सकता हूँ, या मैं कविताएं बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो एक अच्छा ऐसा बच्चा जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, उसके लिए एक एवरेज इंजीनियरिंग करना विच विल बी वेरी हार्ड, उसको सीखना पड़ेगा, पर उसके लिए क्रिएटिव काम करना बहुत आसान होगा। तो आप अगर बच्चों को ये शुरू से ऑप्शन दे दें, अगर यूथ को ये ऑप्शन मिल जाए, तो मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाता है। और जब हम ICS के जो एग्जाम देखते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्कूल बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को विदेश की पढ़ाइयों में एडमिशन होता है, जिनके साथ भी इसी पर्टिकुलर मॉडल को यूज किया जाता है कि वो पर्टिकुलर बच्चों को शुरू से 8वीं 9वीं से ही अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चों का जो चंचलता होती है वो इधर से उधर जाए, एंड इवेंचुअली 3-4 सालों में उनके पास अपना एक ऑप्शन है। ओवर टू यू विदार। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। और अभी हम लोगों ने भी, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और जो आपने बात करी अवेयरनेस के बारे में कि हमारी जो छोटी क्लासेस हैं, जब हमारे करियर चूज करने की बात से पहले ही हमको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है कि अगर हमने एक रास्ता चुन लिया, तो अगर आप मेडिकल की लाइन में चले गए तो आप पीछे आके वापस से इंजीनियरिंग की तरफ जाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। उसी तरह पीछे वापस आना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे मैं आप इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ कि 12th के बाद हम सब इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी कई सारी फील्ड्स होती, बहुत सारी इंजीनियरिंग होती, कई ऐसी इंजीनियरिंग्स होती जिनके तो नाम भी नहीं सुने होते हमने, डेयरी इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ईयर जो हमारा बीटेक का होता है, उसमें बताया जाता है, सभी इंजीनियरिंग को पढ़ाई जाती है और उनको ये अवेयरनेस दिया जाता है कि ये इंजीनियरिंग क्या है, वो इंजीनियरिंग क्या है, उन सब की जानकारी दी जाती है, जिससे कल को वो ये ना कह सके कि मुझे इस इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं। हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे एक ऐसा चार्ट बना था करियर का, जिसमें सारी करियर्स जो आप 12th के बाद क्या कर सकते हो, आप 10th के बाद क्या कर सकते हो, सारी पूरी ऐसी लिस्ट बनी हुई थी। तो वो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आज की जनरेशन को, कि कल को उन्हें ऐसा ये ना लगे कि काश मैंने ये चीज़ एक बार देख ली होती, काश ये ऑप्शन भी मेरे लिए अच्छा था। ये जो बात आपने की ना, ये आजकल के नए मतलब स्कूलों में काफी ट्रेंड है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को पता चले। तो मैं इसी बारे में ही, हम भी जो ये पूरा यूथ मंत्रालय कार्यक्रम है, मुझे लगता है इसके भी थ्रू हम यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चे किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ सीरीज करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ भी करना चाह रहा हूँ कि हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करें। जैसे देखिए, ये तो एक पहलू हो गया कि आपको क्या करना है और कौन से विषयों पर आप पढ़ना चाहेंगे,
बच्चों को जो पता होना चाहिए। ये सिर्फ एक पहलू है, इस पहलू के साथ और भी दूसरे पहलुओं को मिलना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इसको पिज्जा की तरह देखिए, पिज्जा में जैसे अलग अलग शेप्स होते हैं, लाइक हर एक हिस्सा एक अलग चीज को इंक्लूड करता है, तो पूरा पिज्जा तैयार होने में जैसे आपको समय लगता है, तो वैसे ही आपको इस तरह से आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को भी कि एक अलग अलग परसेंटेज में आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो पहली तो ये हो गया कि आपको ये पता चल जाए कि आप कौन सा करियर है या कौन से विषय पे आप आगे पढ़ना चाहते हैं। दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम इस पर भी बात करें कि लाइफ स्किल्स, कौन सी लाइफ स्किल्स बहुत से बच्चों को जरूरी है। तो जब मैं कहता हूँ लाइफ स्किल्स, तो बच्चों को ये बात थोड़ी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको आपको बता दूं। लाइफ स्किल्स वो होती है जिसमें आपको लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, आपको एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है। अगर आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेटर की गुण है, या आप अगर आप सीख लेते हैं, तो आपको अपनी बात लोगों को समझाने में, बताने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, इवन दो अगर आप लैंग्वेज ना जाने तब भी। इसके अलावा टाइम मैनेज करना, लाइफ में डिसीजंस लेना, किसी प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना है, कैसे इमरजेंसीज में आप अपने आप को प्लान करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम के सिर्फ कारण को सॉल्व कर रहे हैं। तो दीज आर द लाइफ स्किल्स जो मुझे लगता है कि बच्चों को सीखना काफी जरूरी है, और इस पर भी हम बात करना चाहेंगे। इसके साथ में फाइनेंशियल नॉलेज, आजकल ये बहुत ज्यादा चला हुआ है, जिस पर काफी ज्यादा लोगों को मतलब इसमें इंटरेस्ट है, बच्चों को भी है, पर फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ में रिस्क भी आता है। तो चलिए, कोई ऐसी चीज जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको खूब पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है, अपना जीवन में नाम कमाना, अच्छी बात है, पर उससे जुड़ी हुई कोई चेतावनी है तो उनके बारे में भी पता हो, और प्रॉपर और सही तरीका पता हो कि पैसों को कैसे लगाया जाए और पैसे बनाने के लिए। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर 15 साल की उम्र से अगर बच्चे को उसके मम्मी पापा 500 रुपए 1000 रुपए की SIP करते हैं, तो वो आराम से 40 साल की उम्र में एक बहुत अच्छे लमसम अमाउंट के साथ रिटायरमेंट होगा, बिना किसी काम के। अगर 40 साल तक वो बच्चा भी सिर्फ 500-1000 रुपए हर महीने जमा कर रहा होगा, तो भी वो एक बहुत अच्छा, मैं आंकड़ा बता करके किसी को लालच नहीं दिखाना चाहता हूँ, पर एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट होगा जिसके साथ वो रिटायर होगा। पर इस काम को करने के लिए आपको अगले 20 सालों तक, 15 साल का बच्चा है, 40 साल में रिटायर होना है, 20 सालों में आपको 20-25 सालों में डेडिकेशन देनी होगी, सावधानियां बरतनी होंगी। तो फाइनेंशियल नॉलेज भी हम बात करेंगे कि कैसे बच्चे इस सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। एक और आता है एस्पेक्ट की लीगल जो लिटरेसी होती है, कि भाई लीगली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या आपके हक हैं, कितना आप कोई प्रोसीजर कैसे, अगर कोई फाइल आपको निकालनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, किसी से जाके बात करनी है तो उसका एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको पुलिस से किस तरह से बात करनी है, आपको वकील से किस तरह से बात करनी है, कोर्ट कचहरी में किस तरह से चीजें होती है। तो लीगल इश्यूज पे भी मुझे लगता है यूथ को एक पकड़ होनी चाहिए, ताकि ये जो डर आ जाता है या भ्रांतियां आ जाती हैं दिमाग में, एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि ऐसी है चीजें, सिस्टम ऐसा ही है, ये ना हो। और लास्ट में मुझे लगता है कि हम उन विषयों पे भी बात करेंगे जिसपे अगर कोई यूथ अगर हमसे चाहे, जैसे आप खुद है वेदांत, या और भी कोई बच्चे हैं जो हमसे चाहें कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करें, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल भैया, आपने जैसे कि लाइफ स्किल के बारे में बात की, आजकल हम रिज्यूम भी बनाते हैं, तो उन सब में आजकल हम सॉफ्ट स्किल्स जो हैं उनको भी ऐड कर रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी दोस्तों को यही कहूँगा कि जो नया सेगमेंट चालू हुआ है आप सबके लिए, आप ज़रूर से देखें, और अगर आप सबके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हम सबसे पूछ सकते हैं रेडियो मधुबन के नंबर पे 9414151415 पर, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएं और उसका जवाब आपको दें। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।